नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए, हमेशा की तरह हम शुरुआत करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। जस्ट अगेन सॉरी कि आज वीडियो एडिट नहीं हो रहा है। मैं आपको यूएस मार्केट्स के बारे में जो डिटेल्स हमेशा स्क्रीन पर आते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। हमारे एडिटर आज अवेलेबल नहीं है, बट टाइम स्टैम्प्स ज़रूर रहेंगे। एंड सेम सिचुएशन मंडे को भी रहेगी एक्चुअली, बट उसके बाद जो नॉर्मल जिस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं दैट वे विल रिज्यूम। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं, जहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो यूएस मार्केट्स में कल हुई दैट वाज दी रेट कट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ यहाँ पर। 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्टेड था, एंड एग्जैक्टली वो हुआ है। सारे ऑफिशियल्स ने फेडरल रिजर्व के इस पर अग्री किया कि 4.75 से 4.5 का रेट कट यहाँ पर करना है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया है। तो सितंबर मंथ के बाद एक फॉलो अप रेट कट हुआ है। सितंबर के मंथ में जो रेट कट हुआ था वो 50 बेसिस पॉइंट्स का था। अब जो इस बार हुआ है वो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व ने किया है। ये जो डिसीजन है दैट फॉलोज द री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली। तो एक तो यहाँ पर एक सिचुएशन अलग बन रही है, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की थी डोनाल्ड ट्रंप ने बिफोर इलेक्शंस, अगर वो हुई तो उसके केस में काफ़ी एग्रेसिव टैरिफ्स आने वाले हैं यूएस की इकोनॉमी में। इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन आएगा, एंड टैक्स के जो कट्स है वो एक्सटेंड होंगे, राइट। तो ऐसे में ये सारे पॉलिसीज जो है वो अपवर्ड प्रेशर डाल सकते हैं प्राइजेस पर एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स पर। तो ऐसे में आगे फेडरल रिजर्व को देखना होगा जब अगले मॉनेटरी पॉलिसी मीट्स आएंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि सारे जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट करना चाहती है उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो दैट विल नॉट बी वेरी सस्टेनेबल जब रेट कट की साइकिल ऑलरेडी बिगिन कर रही है यूएस फेडरल रिजर्व। तो आगे जो चीज़ें फेडरल रिजर्व करेगा उसके बारे में थोड़ी सी अब अनसर्टेनिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करना, तो दिस वाज समथिंग दैट यूएस फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी सोचा होगा बिफोर द डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर। जो जेरोमी पावेल जी है उन्होंने इस पर कहा है कि उनको पूछा गया था नेशनल डेट के बारे में एंड गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, ओवरऑल डेफिसिट जो बढ़ रहा है उस पर उनको कमेंट करने को कहा। तो उनका ये कहना था कि करंट जो डेट है वो उतनी बड़ी नहीं है रिलेटिव टू द साइज ऑफ द यूएस इकोनॉमी, कि जिस पॉइंट पर लगे कि चीज़ें डेंजरस है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने बोला है कि करंट जो लेवल ऑफ डेफिसिट स्पेंडिंग है वो अनसस्टेनेबल है। यानी इतना स्पेंडिंग गवर्नमेंट हमेशा कर नहीं सकता, एंड इतनी ज़्यादा डेट जनरली बढ़नी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अब आगे देखनी होगी क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के बाद हुआ ये था कि यूएस के जो यील्ड्स है वो बढ़ने लगे थे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन थी कि आगे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। पर बिकॉज ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स कट अब यील्ड्स थोड़े से कम हो गए हैं, बट स्टिल ओवरऑल जितनी एक्सपेक्टेशन रही थी कि यील्ड्स कम होंगे उतने ज़्यादा कम अब तक वो हुए नहीं हैं। नेक्स्ट हमें अब बात करनी होगी ऑयल मार्केट्स के बारे में। तो ऑयल के प्राइसेस कल पहले काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। मेनली उसका रीज़न था कि एक स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से थोड़े ऑयल के प्राइसेस में वीकनेस नज़र आई। क्रूड के इंपोर्ट्स भी लोअर रहे हैं, एंड ओवरऑल ग्लोबल डिमांड के बारे में अनसर्टेनिटी तो है ही। अब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब ऑयल के प्राइसेस क्यों गिरते हैं, एंड उसके उसके पीछे का रीज़न यही है कि ग्लोबली क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट यूएस डॉलर्स में होता है। तो जब डॉलर स्ट्रांग होने लगता है तो लोकल करेंसीज वीक होते हैं, एंड ऐसे में ऑयल के लिए पेमेंट्स जो बाकी सारे कंट्रीज को करने हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया को करने हैं, तो उनकी लोकल करेंसी टर्म्स में आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे फॉर ऑयल। एंड ऑब्वियसली जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो डिमांड उनकी कम हो जाती है। तो वो एक की रीज़न रहा। नेगेटिव फैक्टर्स जो ऑयल के लिए यही है करेंटली कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है, मेनली बिकॉज यूएस के यील्ड्स बढ़ गए, एंड बहुत सारे कंट्रीज अब यूएस डॉलर्स बाय करके उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी टेंडेंसी रहती है जब भी यील्ड्स बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें करंटली हो रही है जिस वजह से ऑयल के मार्केट्स पर थोड़ा सा इसका असर हुआ है। मेजर अभी देखना यही होगा कि जो पॉलिटिकल एस्केलेशन जो अब तक हुआ था उसमें क्या चेंजेस होते हैं, बिकॉज ट्रम्प की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई वो इसी पर थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होंगे, यूक्रेन वॉर को वो एंड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब देखना होगा कि आगे क्या चीज़ें एक्चुअली मटेरियलाइज होती है।
इसी के साथ साथ एक और रेट कट जो कल हुई, विच इज़ द थर्ड न्यूज़ ग्लोबल इकोनॉमी की, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, जिन्होंने रेट्स जो है वो कट किए बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। अगेन यहाँ पर अब जो की इंटरेस्ट रेट है दैट इज नाउ 4.75%। ये अगेन ऑन एक्सपेक्टेशन लाइंस हुआ है। काफ़ी सारे रेट कट्स ऑलरेडी कर चुका है बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने भी रेट कट्स किए हैं। तो क्लियरली यहाँ पर ग्रोथ को बढ़ाने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा दिख रही है यूरोप एज इन जनरल को, एंड वही क्लियर हो रहा है उनके सेंट्रल बैंक के स्टांस से भी। यील्ड्स जो है 10 ईयर एंड 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर वो 2 to 4 बेसिस पॉइंट से गिर गए कल। एंड बॉन्ड यील्ड्स टिपिकली इन्वर्सली मूव होते हैं प्राइस से, तो ऑब्वियसली जब रेट कट्स होते हैं तो यील्ड्स आर गोइंग टू ड्रॉप। अब इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर है रिगार्डिंग द स्टील इंडस्ट्री। तो प्रोलॉन्ग्ड इंपोर्ट्स जो है स्टील के इंडिया में फ्रॉम चाइना, वो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हर्ट कर सकते हैं, ऐसा टाटा स्टील के सीईओ ने कहा है। उनका ये कहना है कि करंटली जो स्टील इंपोर्ट होता है चाइना से वो अनफेयरली प्राइस्ड है। इसका रीज़न वो ये कह रहे हैं कि चाइना डंप करना चाहता है ये सारे स्टील इन दी एक्सपोर्ट मार्केट्स, एंड इसके लिए वो करंटली कॉस्ट से भी लोअर प्राइस पर स्टील बेच रहा है। बट इस वजह से जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है दैट इज बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव टू सच लोअर प्राइसेस। उन्होंने वार्न किया है कि चाइना स्टील शिपमेंट्स जिस प्राइस पर कर रहा है उससे इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में वो हर्ट हो जाएंगे, एंड आगे जो इन्वेस्टमेंट्स बाकी सारे प्लेयर्स करना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। इंडिया की स्टील डिमांड जो है वो करंटली काफ़ी अच्छे से बूम हो रही है बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज इंफ्रा स्पेंडिंग। तो इवन टाटा स्टील के जब रिजल्ट्स हमने कल कवर किए थे तभी भी यही कहा था मैंने कि जो कंपनी का कहना है कि इंडिया से आने वाली डिमांड है वो स्ट्रांग करंटली नज़र आ रही है। गवर्नमेंट कोशिशें कर रहा है चीज़ें चेंज करने की। एंटी डंपिंग प्रोब उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स जो वियतनाम से इंपोर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सर्जन इंपोर्ट्स। पर टाटा स्टील का कहना है कि और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है टू सेफ गार्ड द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टील डिमांड इंडिया में प्रोजेक्टेड है टू ग्रो बाय 8 to 9% ड्यूरिंग 24-25, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, रेलवे, ऑयल एंड गैस सेक्टर सारे बेटर करने लगे हैं। एंड उन्होंने टाटा स्टील के सीईओ ने ये भी मेंशन किया कि पोटेंशियल टैरिफ इंक्रीज डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में अगर आता है तो उससे ग्लोबल स्टील मार्केट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम गए तो डीआईएस के शेयर के बारे में थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर कि डीआईएस की होल्डिंग इन इंडिया टोटल मार्केट इज गोइंग टू अ न्यू हाई। जो डेटा सामने आया है फॉर द एंड ऑफ सितंबर, तब इंडिया की डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर नाउ होल्डिंग 9.45% स्टेक इन द एंटायर लिस्टेड स्पेस ऑफ द इंडियन मार्केट। ये 9.18% था इन द मंथ ऑफ जून। तो क्लियरली जो भी इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हैं उससे उनका शेयर इन दी इंडियाज ओवरऑल मार्केट कैप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एलआईसी जो इंडिया का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका शेयर गिर गया है टू 3.59% ऑफ द टोटल लिस्टेड मार्केट इन इंडिया, एंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये गिरा है ऐसा माना जा रहा है। ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेक भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ है टू 5.21%, एंड स्ट्रॉन्गर इन्फ्लोज की वजह से ऑब्वियसली डीआईआईज आर स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्ग। एफआईआईएस का शेयर स्लाइटली इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये डेटा एक्चुअली सितंबर का है। एफआईआई का मेजर सेलिंग जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी करेंटली दे आर अराउंड 17.55% ऑफ द एंटायर मार्केट, जो जून के एंड में 17.39% था। इन रुपी टर्म्स डीआईएस की होल्डिंग जो है वो अराउंड 76.8 लाख करोड़ की है, जो सिर्फ एफआईआई होल्डिंग से थोड़ी एफ ओनली एफआईआई होल्डिंग्स ही है जो उसके ऊपर करंटली यहाँ पर है। बट ओवरऑल जो पिक्चर है वो यही है कि हायर इन्फ्लोज जो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हैं उससे उनका शेयर डीआईएस का करंटली काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। अगली न्यूज़ जो है दैट इज रिगार्डिंग इंडियन रुपी। इंडियन रुपी एक ऑल टाइम लो को हिट कर गया कल ऑफ 84.28। हालांकि मेन रीजन इंडियन रुपी ना होके स्ट्रॉन्गर डॉलर कहा जा सकता है बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी न्यूज़ में कवर किया कि डॉलर करंटली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स इज गोइंग एट न्यू हाइज। जो डिक्लाइन है वो इसी पर है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद यूएस डॉलर जो है ज़्यादा बूस्ट होगा बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स एंड डीरेगुलेशन जो एक्सपेक्टेड है।
पर ट्रेडर्स जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आरबीआई इसको लिमिट करने के लिए कुछ चीज़ें करेगा अब, बिकॉज आरबीआई को हमेशा स्टेप अप करना पड़ता है जब भी एक तेजी से डिप्रिसिएशन आने लगता है इंडियन रुपी में। तो एज ऑलवेज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद आरबीआई यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन करेगा जिससे फ्लक्चुएशंस कम हो पाएंगे। जो परसिस्टेंट आउटफ्लोज है इंडियन रुपी के वो इससे ऑब्वियसली रुपी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो सेलिंग की है इंडियन मार्केट्स में, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, क्योंकि इफेक्टिवली यू आर सेलिंग रुपी जब आप ये पैसे जब आप इंडियन मार्केट से जा रहे हो। सो दे हैव सोल्ड ओवर 1.5 बिलियन डॉलर्स ऑफ इक्विटीज इन नवंबर ऑलरेडी, जबकि अक्टूबर में 11 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका था। तो ये चीज़ें भी ज़्यादा प्रेशर करंटली इंडियन रुपी पर डाल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले लुपिन का Q2 FY25 रिजल्ट की बात करते हैं। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आया है फार्मा कंपनीज में। एक जो अगर हम ट्रेंड देखें Q2 में, तो ओवरऑल दे हैव डन वेल। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से द रिजल्ट्स हैव बीन बेटर। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 74% फॉर लुपिन इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11% से ग्रो हुए हैं। मेनली जो प्रॉफिट राइज आया है वो लुपिन के रेस्पिरेटरी एंड डायबिटीज बेस्ड जो ड्रग्स थे उनके लिए ज़्यादा आया है। मेजर पोर्शन कंपनी का यूएस से आता है, जो जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट है। तो नॉर्थ अमेरिका के सेल्स भी ठीक ठाक ऊपर है, अराउंड 5.6% से बढ़े हैं। EBITDA मार्जिन कंपनी का 25.2% आया है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 19.4% था। तो मार्जिन इंक्रीज आया है। मेनली मिक्स भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है कंपनी के फेवर में, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इट। बाकी जो बड़े राइवल्स है लुपिन के, लाइक सिप्ला एंड सन फार्मा, उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन से बेटर प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए, मेनली बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फ्रॉम द यूएस। इमामी जो एफएमसीजी कंपनी है, उनके Q2 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इनके भी रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक ठाक है। पैट हैज इंक्रीज बाय 17%। रेवेन्यू जो है वो 3% से इंक्रीज हुआ है। एक ₹4 का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने। कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर सेटिस्फाइड विद द कंपनीज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें ओवरऑल पहले पूरे हाफ में 6% की ग्रोथ आई है, 10% की इबिडा ग्रोथ आई है, एंड 16% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, ऐसा कंपनी का कहना है। सेकेंड हाफ बेटर रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट का ओपिनियन है, मेनली बिकॉज ऑफ अर्बन डिमांड एंड स्टेबल सीजन जो है। तो उस वजह से थोड़ा से चीज़ें बेटर हो सकती है। Q3 में उनके कुछ प्रोडक्ट्स लाइक रीलॉन्च ऑफ फेयर एंड हैंडसम, केश किंग, ये सारी चीज़ों से दे आर होपिंग कि चीज़ें और थोड़ी बेटर हो। इससे उनके विंटर पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी बूस्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आ सकती है। आगे बात करते हैं Q2 रिजल्ट्स ऑफ ट्रेंड। तो स्टॉक एक्चुअली 8% से गिर गया रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। पर जब आप नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 39% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 47% की प्रॉफिट ग्रोथ है। बट द इशू विथ हाई वैल्यूएशन इज कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके केस में ऐसी ग्रोथ भी कभी कभी मार्केट को डिसअपॉइंट कर देती है। वही हमें कल ट्रेंड के साथ देखने मिला। मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किया कि रिटेल बिजनेस में थोड़े से हेडविंड्स दिखे उनको ड्यू टू म्यूटेड कंज्यूमर सेगमेंट, विच वाज आल्सो कपल्ड विद सीजनैलिटी फैक्टर्स। Q2 इज नॉट अ वेरी गुड सीजन फॉर द रिटेल सेगमेंट। ट्रेंड का जो फैशन कंसेप्ट्स का जो सेगमेंट है उसमें डबल डिजिट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ दिखी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इनरवेयर, फुटवेयर, ये सारे अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू 20% ऑफ द कंपनीज टोटल रेवेन्यू। नए स्टोर्स अराउंड 43 नए स्टोर्स ओपन हुए हैं इस क्वार्टर में, जिसमें 7 वेस्ट साइड स्टोर्स है एंड 34 जूडियो स्टोर्स है। एडिशनली कंसोलिडेटेड 9 वेस्ट साइड एंड 16 जूडियो स्टोर्स भी उन्होंने इस क्वार्टर में ओपन किए हैं। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं वैसे, बट लुकिंग एट द वैल्यूएशन ऑब्वियसली मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि और भी बेटर ग्रोथ रहेगी। अगर हम Q1 देखें तो वहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट 100% की रेवेन्यू ग्रोथ तब ट्रेंड ने रिपोर्ट की थी। तो एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके थे मार्केट के। अगर स्टॉक की वैल्यूएशन 180 टू 200 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स होगी, तो ऐसे में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम रहती है। इवन अ गुड रिजल्ट माइट नॉट इम्प्रेस द मार्केट, और ऐसा ही चीज़ हमने ट्रेंड के साथ यहाँ पर देखा है। तो ट्रेंड का अभी भी जो एक्सपांशन का प्लान है वो अभी भी जारी है। उनका सिंगल स्टोर कंट्रीब्यूशन, सेल्स कंट्रीब्यूशन, हम कह सकते हैं कि इट इज़ टोटली इन लाइन विथ जो एक्सपेक्टेशन थे है। बट इट्स जस्ट कि जब स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत एलिवेटेड रहता है तो ये एक बहुत मेजर रिस्क हमेशा किसी भी स्टॉक में हो सकता है।
इंडियन होटल्स के Q2 नंबर्स सामने आए हैं. ओवरऑल द रिजल्ट्स आर लुकिंग क्वाइट गुड. नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 232%, बट दैट इज बिकॉज ऑफ अ वन टाइम एक्सेप्शनल गेन ऑफ अराउंड 307 करोर्स. मेनली उनकी जो ताज सैट्स जो एयरलाइन केटरिंग बिजनेस है वो अब एक उनकी कंसोलिडेशन का पार्ट हो चुका है फ्रॉम दिस क्वार्टर. तो उस वजह से ज़्यादा जंप दिख रहा है प्रॉफिट में. बट अगर उसको हम एक्सक्लूड भी कर दें फिर भी ओवरऑल रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड. रेवेन्यू अप है बाय 27%, एबिटडा इज अप बाय 41%. एंड जो उनका ये एयर केटरिंग सेगमेंट है ताज सैट्स, दैट हैज ऑल्सो ग्रोन वेल. 19% की ग्रोथ है ओवर द प्रीवियस ईयर. बाकी जो न्यू बिजनेस वर्टिकल्स है लाइक जिंजर क्यूमिन, दे हैव ऑल्सो डन वेल. इनकी भी ग्रोथ परसेंटेज आर क्वाइट गुड. FY25 के लिए कंपनी का कहना है कि उनका गाइडेंस ऑफ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी सस्टेन्ड है इन द न्यू बिजनेस. एंड लाइक फॉर लाइक एंड बाकी सारे जो ग्रोथ्स है वो भी हेल्दी एक्सपेक्टेड है. तो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड. Q3 सीजनली बेटर क्वार्टर भी रहता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए. सो ओवरऑल Q2 रिजल्ट्स फॉर इंडियन होटल्स वर क्वाइट गुड. इसी के साथ हमारी न्यूज़ का पोर्शन आज के लिए यहीं पर ख़त्म होता है. बिलीव इट और नॉट सेक्शन की एक और बात कर लेते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के बाद यूएस मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे. बट इन पर्टिकुलर उनके दो ऐसे सेगमेंट के, एक काफ़ी यूनिक सेगमेंट के स्टॉक्स है विच वर रैलिंग बाय 42%. और एक और कंपनी इसी सेगमेंट में दैट वाज रैलिंग बाय 29% आफ्टर द न्यूज़ ऑफ री इलेक्शन ऑफ ट्रंप. दीज वर प्राइवेट प्रिजन के स्टॉक्स. दो प्राइवेट प्रिजन लिस्टेड है यूएस के मार्केट में. तो इनके स्टॉक्स में अराउंड 40-45% की रैली देखने मिली एज सुन एज इट वाज क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू विन द इलेक्शन. किस तरह से किसी और सेगमेंट में हम देखते हैं कि कैसे रैली आ जाती है. उसका रीजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज रहे हैं वो इसी पर फोकस्ड रहे हैं कि इमिग्रेशन पर वो चेक्स लाएंगे. अगर कोई विदाउट अ वीज़ा इज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो ये सारी ऐसे लोगों को मे बी दे वुड बी पुट इन डिटेंशन सेंटर्स या फिर प्राइवेट प्रिजन्स. तो ऐसे में प्राइवेट प्रिजन्स के स्टॉक रैली होने लगे परसों आफ्टर द री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. सो ये जो रैली है दैट इज एक्चुअली इवन मोर देन जो टेस्ला के स्टॉक में रैली दिखी या फिर ट्रंप के खुद के कुछ बिजनेसेस है. इवन दे वर नॉट रैलिंग सो मच जितने प्राइवेट प्रिजन के स्टॉक्स रैली होने लगे. सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे. इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है. मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. हैप्पी दिवाली. ये कूपन कोड अभी भी जारी है हमारे तीनों मेजर प्रोडक्ट्स पर, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो पर. 65% का डिस्काउंट आपको मिलेगा एंड एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लोगे. हम अगले वीडियो में वापस मिलेंगे. थैंक यू सो मच.